हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन का फिफ्थ चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। हम स्टार्ट करते हैं, मतलब ये बुक आज ही स्टार्ट करी है मैंने, इसका ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाकी चैप्टर बाद में करेंगे। तो चैप्टर का नाम देखो, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। नाम से पता लग रहा है, मतलब लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जिनकी जो ये पावर होती है, मतलब जो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसके साथ हमारे हमारे पास कांस्टेंट टर्म ही होती है, वेरिएबल नहीं होती। और जो लीनियर के अलावा जो दूसरी होती है ऑर्डिनरी इक्वेशन, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम उसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है होमोजीनियस, एक होती है नॉन होमोजीनियस। ओके, ठीक है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। सबसे पहले तो हमारे पास जैसे इक्वेशन क्या होती है, ये है, जैसे कि P0, इसकी पावर n पावर, ठीक है। ये हमारे पास जैसे इक्वेशन है, ठीक है। मैं इसको लिख रही हूँ, लिखते हुए ज़्यादा समझ आता है, ठीक है। ये चलेगी हमारे n तक, Pn तक, और y की पावर 1 तक। मतलब y की पावर 1 क्या है, मतलब जब उसकी डिफ्रेंशिएशन हम नहीं करते, यहाँ पे इसकी इतनी टाइम n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्यू। जब हमारी ये टर्म इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू होगी क्यू, तो ये होती है हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। बट अगर जब यहाँ पे क्यू की जगह ये टर्म इक्वल टू 0 होती है, तो वो हमारी होती है होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमने हमारे पास इस चैप्टर में दो इक्वेशन दी होती हैं, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। तो हमें इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस की बात करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आया इस बुक में, तो आपको आधी से ज़्यादा ये बुक समझ ही नहीं आएगी। अगर आपका ये चैप्टर हो गया तो समझो आपका ये वाला पेपर बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बताया, ये वाली हुई नॉन होमोजीनियस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, बट जब ये इक्वल टू 0 होगा हमारे पास, मतलब इक्वल टू 0, तो वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो सबसे जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, P0 d की पावर n, हम इसको x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन, n-1 n-1 सॉरी, ठीक है। ये कहाँ तक चलेगी, Pn तक चलेगी, इक्वल टू 0। हम यहाँ पे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं अभी, ओके। तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। इसका सॉल्यूशन हम 3 स्टेप में फाइंड करेंगे, ठीक है। 3 स्टेप, मैं 3 स्टेप बता देती हूँ आपको। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, 3 स्टेप, ओके। सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल देंगे, जो हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। मतलब हमें ये 3 स्टेप करने हैं, हमारी होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व होगी, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, तो मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले इधर आते हैं सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है कि जैसे जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है होमोजीनियस, तो जो हमारे पास जो ये वाली टर्म होगी, ये मतलब ये डी की पावर n डी एक्स पावर n, इसको हम मान लेंगे कैपिटल डी, या कुछ भी मान लें। मतलब वहीं इन सब टर्म में से y हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, ये बचता है। कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है ये p की पावर P1 n-1 dx n-1 प्लस ये कहाँ तक चलेगी P0। हमने इस पूरी टर्म में से y कॉमन ले लिया, और इक्वल टू ये हमारा 0 है। ये y हमने कॉमन ले लिया, y सब टर्म के साथ है ना, क्योंकि y की तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो y हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। सबसे पहले ये हमारी इक्वेशन बन गई। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि जो ये वाली टर्म बचती है अंदर, मतलब हमने यहाँ पे डी बाय डी एक्स को कैपिटल D पुट करना है, ठीक है। ये हमने पुट करना है। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे डी की पावर n-1, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी P0
डी की पावर n प्लस P1 डी की पावर n-1, ये कहाँ तक चलेगी, P0, ठीक है। बाहर हमारे पास है y इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी सिंबॉलिक फॉर्म। ये हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। ये निकल गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और जो हमारे पास जो ये चीज़ बनी है ना, ये वाली, ये जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम फंक्शन ऑफ डी का फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आगे हमारी सिंबॉलिक फॉर्म। उसके बाद आते हैं हम सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब इस फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है। तो ये क्या कहता है इसमें कि जो हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है ना, जो ये हमारा एफ ऑफ डी है, इसको हमने इक्वल टू 0 रखना है। और जो हमारी जो इसको हमने, जैसे कि एफ ऑफ डी है, ये है हमारा सेकंड स्टेप। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में जो एफ ऑफ डी है उसको हमने इक्वल टू 0 रखना है, और यहाँ से हमें जो डी है उसकी वैल्यू निकालनी है। जो ये हमारी इक्वेशन बन सकती है, क्वाड्रिक बन सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकती है, कुछ भी बन सकती है, समथिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आएगी कुछ भी, ठीक है। ये आ गई, जैसे हमारे पास 4 वैल्यू आ गई डी की, ठीक है। अभी 4 वैल्यू आ गई, ये हमारी सेकंड स्टेप से आई। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या कहते हैं कि जो ये हमारी इक्वेशन आती है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है तो जो ये इक्वेशन आती है, रियल आती है, कॉम्प्लेक्स आती है, मतलब उसको देख के बनता है। तो ये मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ से हमें एक टेबल याद करना पड़ता है। ओके, वो टेबल है क्या, लेट्स सी, ठीक है। वो टेबल है जैसे ये। अब देखो, मैंने बोला था कि हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप पे डी की वैल्यू निकाल ली। अगर हमारे यहाँ पे डी की वैल्यू एक रियल आती है, एक रियल रूट आती है, डिफरेंट रूट आती है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, C1 e की पावर m1x। जो m1 है वो हमारी रूट है, डिफरेंट रूट, ठीक है। और जो C1 है ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जैसे अगर हमारे पास 2 रियल रूट आए और इक्वल रूट्स आए, m1 m2 इक्वल भी है और रियल भी है, ठीक है। तो इसमें C1 C2 दो कांस्टेंट आ जाएंगे प्लस में अंदर, और सेकंड साइड x मल्टीप्लाई ऊपर, ये m1 आ गया, ठीक है। ये हमने m1 ही क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों इक्वल रूट है। अगर डिफरेंट रूट होती तो इसको एक बार हम m1 को इसके साथ लिखते, m2 को इसके साथ लिखते, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या आती है कि 3 इक्वल रूट्स हो, तो 3 में ये ऐसे हो जाएगा, ये बाहर कॉमन रहेगा। अगर यहाँ 4 हो जाता तो यहाँ पे कांस्टेंट 4 C4 और x की पावर क्यूब प्लस हो जाती, बस, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद आती है सेकंड कंडीशन कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स, जब हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन होती है तो हम वो वाला फॉर्मूला पुट करते हैं ना, ये वाला b² प्लस माइनस अंडर रूट b माइनस 4ac 2a। इस सम टाइम इसमें हमारे पास थीटा आता है, ये आता है, ठीक है। आयटा आता है, ठीक है। आयटा जो हमारे पास ये इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। किस फॉर्म में होती है, अल्फा प्लस आयोटा हाँ बीटा, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास एक पेयर होता है तो e की पावर ax ax नहीं अल्फा x जो हमारे पास इधर था, और अंदर हमारे पास एंगल में आएगा बीटा जो आयटा के साथ होता है, ठीक है। अगर 2 पेयर होते हैं तो सिमिलरली ऊपर की तरह होएगा कि एक बार C1 C2 इधर होएगा, फिर साइन के साथ होएगा। अगर यहाँ पे 3 टर्म्स होती तो यहीं पे हमारे पास प्लस हो जाते कि C3x²। इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 और 5 और 6 टर्म आ जाती, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से आपको इजीली समझ आ जाएगा। इतना तो आपको पता लग गया होगा कि होमोजीनियस में हमें क्या करना है, बस ये 3 स्टेप करने हैं। फर्स्ट में इसको ऐसे चेंज करना है, सेकंड में जो हमारे पास ये एफ ऑफ डी है इक्वल टू 0 रखना है, यहाँ से हमें डी की वैल्यू निकालनी है, और डी की वैल्यू के लिए ये टेबल से कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये d², इसमें हमारे पास 2 है n की वैल्यू, ठीक है, इसमें 2 है।
सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होता है कि y कॉमन लेते हैं, अंदर वाले को d पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको d पुट कर देंगे तो यहाँ पे d की पावर क्या आएगी, स्क्वायर आएगी, -7। यहाँ पे P01 है, जो हमारा ये वाली वैल्यू थी ये 1 है। P1 हमारे पास क्या है, P1 क्या है, -7, तो -7d + 12। ठीक है, बाहर आ गया y = 0। ये आ गई हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, उसके बाद निकालना है हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है कि जो f(d) होता है इसको हमने =0 पुट करना होता है, इसको =0 पुट करना होता है। सेकेंड स्टेप में इसको =0 पुट करते हैं तो ये तो सिंपली सॉल्व हो रही है। क्या इक्वेशंस बन रही है, ये बन रही है 3 और 4। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू 3 और 4 आ गई। ओके, 3 और 4 आ गई। 3 और 4 दोनों क्या है, हमारे पास रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता था कि रियल रूट्स के लिए हमारे पास ये बनता था, बट यहाँ पे अगर सेम होती तो ये ऐसे बनता, बट ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनता है कि 3 और 4 है, ये बनेगा C1 e⁻m। m हमारे पास क्या है 3x + C2 सेकेंड कॉन्स्टेंट e⁻4x। ये आ गया हमारे पास इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं आंसर चेक करते हैं हम अपना। इसमें भी यही किया है कि सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हमने चेंज किया। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज किया, उसके बाद इसने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली। यहाँ से हमारी डी की वैल्यू 3 और 4 आ गई और यहाँ पे देखो सेम आंसर है, सिमिलरली। तो बहुत इजी है। तो मतलब आप इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये टेबल अपने आप याद हो जाएगा कि हमें ये वैल्यू कैसे सेट करनी है, कैसे पुट करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज के, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉन होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस थोड़ा बड़ा है, होमोजीनियस में थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। होमोजीनियस में तो बस हमें 3 स्टेप करने होते हैं। नॉन होमोजीनियस में क्या होता है कि ये = क्या होता है, तो ये क्या कुछ भी हो सकती है, e⁻x cos x, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन तो पता ही होगा, जैसे कि ये होता है cos hx, ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। मतलब ये सब कुछ आएगा, मतलब ये भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लेके आऊँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।